इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन और 64 लाख रुपए लगे थे। देहरादून में पब्लिश किया जाता है इसे, और सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिसर्स ने इसकी फोटोग्राफी की थी, जो फोटोज हम आजकल ऑनलाइन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस सेशन में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को, इसकी इंपॉर्टेंट बैठकों को देखेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को देखेंगे, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखेंगे, और संविधान सभा में जो बड़ी छोटी कमिटीज थी उनके बारे में देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिटेल में देखेंगे, और संविधान के एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन सेट ऑफ रूल्स है जिसमें क्लियर गाइडलाइंस और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, जिसके हिसाब से कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री चलती है, प्रोवाइडेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करती है, साथ ही सिटीजन्स के राइट और उनकी ड्यूटीज को क्लियरली समझाता है। डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, इनका स्ट्रक्चर और पावर का डिवीजन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। 1215 में जो इंग्लैंड के किंग जॉन थे, उन्होंने अपने कोर्ट मेंबर्स को मैग्ना कार्टा दिया, जिसे वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऑल्दो यूएसए पहली कंट्री थी जिसने 1789 में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसे अपनाया। अब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसकी डिमांड ब्रिटिशर्स से इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर्स ने की थी। नाउ मूविंग ऑन टू इनडायरेक्ट डिमांड्स। इनडायरेक्ट डिमांड्स में पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्हें हम लोकमान्य और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1895 में स्वराज बिल को प्रेजेंट किया, जो बेसिकली सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड था, बट ब्रिटिशर्स ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। सेकंड इनडायरेक्ट डिमांड आईएनसी के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को मांग कर की थी। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ये स्वराज वर्ड स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक सत्यार्थ प्रकाश से लिया था। थर्ड इनडायरेक्ट डिमांड, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, ये 1928 में आती है। इसे प्रेजेंट करते हैं मोतीलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर से। ये रिपोर्ट एक ड्राफ्ट था बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें यूएई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई थी, जिसे वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। एक सर्टेन एज के ऊपर जो एडल्ट्स होंगे उनको वोट देने का राइट होगा, और माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस की भी बात की गई थी। नाउ मूविंग ऑन टू डायरेक्ट डिमांड्स। मानवेंद्र नाथ रॉय, ये एक रिवोल्यूशनरी थे एज वेल एज अ फिलोसफर। इन्होंने पहली बार डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। इन्होंने ही मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी फाउंडेशन रखी थी। सेकंड डायरेक्ट डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैजपुर सेशन, जो कि महाराष्ट्र में है, इससे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई। इस सेशन के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड इनडायरेक्ट डिमांड 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उनका कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाहरी हस्तक्षेप के बिना बनेगा, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात भी की थी। फोर्थ डायरेक्ट डिमांड 1940 में जो उस टाइम के प्रेजेंट वाइस रॉय लिंगलितगो थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस की हेल्प मांगी। तब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी, और इंग्लैंड ने कहा कि वॉर के बाद इस बारे में विचार करेंगे, इसीलिए आईएनसी ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा की इतनी डिमांड्स को देखते हुए इंग्लैंड से 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसके लीडर थे सर रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इनके आने से पहली बार इंडियंस को अश्योरेंस मिलती है कि संविधान सभा बनाई जाएगी और उसमें सारे मेंबर्स भारतीय होंगे। बट आश्वासन ही काफ़ी नहीं था, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, ना मुस्लिम लीग के लिए, जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे। गांधी जी ने इस आश्वासन को पोस्ट डेटेड चेक कहकर भी रेफर किया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन 24 मार्च को भारत आता है और 16 मई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की योजना को प्रस्तुत करता है।
इसमें 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, जो कि उस टाइम भारत सचिव थे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें टोटल मेंबर्स 389 होते हैं। इनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया था कि 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनना था। फिर जुलाई 1946 में इलेक्शंस शुरू हो जाते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। इसमें संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय सभा के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जाता है। कम्युनल इलेक्शन प्रोसेस को यूज करते हैं। इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस की 296 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं और रियासतों की 73 सीटों को नॉमिनेट किया जाता है। नवंबर 1949 में इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स, वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलते हैं। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स से संविधान सभा का गठन हो जाता है, जिसमें 15 फीमेल्स थी। इस सभा के 3 इंपॉर्टेंट सीटिंग्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। पहली सीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुन लिया गया और इस बैठक में मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने भी पार्ट लिया था। सेकेंड मीटिंग जो 11 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें परमानेंट चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी को, स्पीकर एच.सी. मुखर्जी को और डेप्यूटी स्पीकर वी.टी. कृष्णामुचारी जी को चुना जाता है और बी.एन. राव जी को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। थर्ड सीटिंग 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना था उससे रिलेटेड था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान को सोवेरियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, किसी भी जात संप्रदाय से बढ़कर, रिपब्लिक मतलब जो भी पावर होगी वो इंडिया के लोगों के पास होगी और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्न करेंगे, ना कि कोई राजा या रानी। माइनॉरिटीज की राइट्स का भी ख्याल रखते हुए मिशन बनाने की बात की गई। बाद में 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रियम्बल की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है। इंडिया एज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री और पाकिस्तान एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स ही रह जाते हैं। इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सुप्रीम हो जाती है। इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए हुए कानूनों को बदलने और खत्म करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें डिसाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा एक विधायिका की तरह काम करेगी, जिसके 2 मुख्य काम होंगे। पहला, संविधान बनाना, उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी को इसका हेड तय किया गया। दूसरा, जनरल लॉ यानी आम कानून बनाना, इसके लिए जी.वी. मालवंकर जी को हेड चुना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसका डिजाइन पेंगाली वेनक्या जी ने बनाया था। मई 1949 में इंडिया कॉमनवेल्थ की सदस्यता को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉमनवेल्थ मतलब उन कंट्रीज का ग्रुप जहां कभी ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी इसी दिन एक्सेप्ट किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इंडिया अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज थी उस टाइम भी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग छोटी बड़ी कमिटीज का गठन किया जाता है। उनके लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में इनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बिग कमिटीज, पहली कमिटी थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जिसे संघीय संविधान समिति भी कहते हैं, और दूसरी यूनियन पावर कमिटी, जिसे संघ शक्ति समिति कहते हैं। इन दोनों ही कमिटीज के हेड जवाहरलाल नेहरू जी थे। थर्ड कमिटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जिसे प्रांतीय संविधान समिति, और चौथी कमिटी फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी एडवाइजरी कमिटी, जिसे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति भी कहते हैं, उसके हेड थे सरदार पटेल जी। पांचवी बड़ी कमिटी थी रूल्स प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमिटी, जिसे नियम प्रक्रिया एवं संचालन समिति भी कहते हैं, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी यानी मौलिक अधिकार उप समिति के हेड थे जी.बी. कृपलानी जी। सातवीं बड़ी कमिटी थी माइनॉरिटी सब कमिटी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके हेड थे एच.सी. मुखर्जी। नाउ मूविंग ऑन टू स्मॉल कमिटीज। इसमें पहला नाम आता है स्टाफ
एंड एडहॉक कमिटी फॉर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के लिए कर्मचारी एवं तदर्थ समिति, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी। सेकंड कमिटी थी क्रेडेंशियल कमिटी, सा कमिटी भी जिसे कहते हैं, इसके हेड थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। थर्ड कमिटी थी एडहॉक कमिटी फॉर सिटीजनशिप एंड सुप्रीम कोर्ट, नागरिकता एवं सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके हेड थे एस वर्ताचारी जी। चौथी कमिटी थी लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमिटी, जिसे भाषाई प्रांतीय कमिटी भी कहते हैं, इसके हेड थे एस के धर जी। फिफ्थ छोटी कमिटी थी बिजनेस स्टीयरिंग कमिटी, इसके हेड थे के एम मुंशी जी। सिक्स्थ कमिटी हाउस कमिटी, जिसे सदन समिति भी कहते हैं, इसे पत्ता भी सीतारामैया द्वारा हेड किया जाता है। सेवेंथ स्मॉल कमिटी थी कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कार्यों के लिए जिस कमेटी का फॉर्मेशन होता है उसके हेड थे जीवी मालवंकर जी। एट्थ एंड लास्ट स्मॉल कमेटी थी एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, इसके हेड थे नलिनी रंजन सरकार। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, ये बड़ी समितियों में से एक थी। इसका फॉर्मेशन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल मेंबर्स 7 होते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं इसके हेड थे B.R. अम्बेडकर जी, दूसरे मेंबर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे मेंबर थे N. गोपाला स्वामी, चौथे मेंबर थे K.M. मुंशी जी, पांचवें मेंबर थे मोहम्मद सादुल्ला, छठे मेंबर थे B.L. मित्तर, जिन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया और इनकी जगह लेते हैं N. माधव राव जी। सातवें और आखिरी मेंबर थे D.P. खेतान जी, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी जी ने इनकी जगह को संभाला। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। आंशिक मतलब इसमें उस टाइम बस 18 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें सिग्नेचर करने वाले सदस्यों में 299 सदस्यों, टोटल संख्या 284 मेंबर्स ने ही सिग्नेचर किया था। इसी वजह से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।